अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो पिछले एक साल में करीबन करीबन 55% का रिटर्न आया है और सिल्वर का उससे थोड़ा सा ज्यादा आया है। आज से एक साल पहले देखूं तो काफी बोरिंग चीज थी वो, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है। क्या एग्जैक्टली फंडामेंटल चीजें हुई है गोल्ड और सिल्वर के पीछे, क्यों ये रैली देखी गई है, उसका फंडामेंटल रीजन हम संजय सर के साथ जानेंगे। एंड एट द वेरी सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि आज से आने वाले टाइम पे क्या आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, क्या आपको आज लमसम लेना चाहिए या फिर आपको रेगुलर बेसिस पे एसआईपी करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, क्या हो रहा है गोल्ड में और सिल्वर में, क्यों ऐसी रैली देखी गई थी? थैंक यू सो मच कुणाल एंड सारे इन्वेस्टिंग विद अपसर्ज के यूजर्स को बहुत बहुत वेलकम है। आई एम श्योर आपने सबने पिछले कुछ समय में गोल्ड सोना चांदी तो खरीदा ही खरीदा है। और देखियो गोल्ड और सिल्वर में ऑब्वियसली कुछ बहुत मेजर रीजंस रहे जिस वजह से मैसिव रैली आई और फिर दिवाली के बाद सब कह रहे हैं दिवाली भी खत्म हो गई, अब गोल्ड भी खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जब दिवाली खत्म हुई तो अचानक से उस टाइम पे 2-3 ऐसी एक्टिविटीज हो गई जिस वजह से गोल्ड ने 8% का ड्रॉप दिया। और वो ऐसा था कि पहली चीज तो बहुत टाइम से गोल्ड में बाइंग हो रही थी तो एक सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम कहते हैं। काफी जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो अनवाइंड हुई तो उस वजह से भी प्राइस में करेक्शन आया, तो ये एक रीजन था। बट वो भी ड्राइविंग फोर्स नहीं था। एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स था कि ये बातें चलने लग गई थी कि चाइना और यूएस का ट्रेड सेटलमेंट हो जाएगा। और हम सबको पता है कि गोल्ड का जो फ्यूल है वो अनसर्टेनिटी होता है, तो जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना गोल्ड बढ़ेगा, जितना अनसर्टेनिटी कम होगा उतना गोल्ड घटेगा। तो जैसे ही वो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट धीरे से कम होने लगने की चांसेस बने तो गोल्ड ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। तीसरा रीजन ये था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 0.4% बढ़ गया, और जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड का दाम घटता है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथनिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड प्राइसिंग, तो गोल्ड उस वजह से भी गिरने लग गया। अब थिंग्स टू लुक आउट फॉर क्या है जिस वजह से आगे करेक्शन होगा या आगे होगा, क्योंकि वी आर नॉट गॉड्स, हम लोग यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली कुछ इनपुट फैक्टर्स को, जब क्या होता है जैसे आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो आपको पता है वो नमक कितना डाल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आउटपुट में कितना ज्यादा नमकीन होने वाला है। तो इनपुट फैक्टर्स समझ लेते हैं गोल्ड का। तो यूएस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। ठीक है, बिकॉज उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग डॉलर से मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहला रिस्क है। डॉलर इंडेक्स का अभी हमें देखना पड़ेगा व्यू क्या है, साइडवेज है, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, तो ये एक चीज देखना पड़ेगा। अच्छा, ये ट्रेड डील की अभी बातें हुई हैं, पर ये एक्चुअली क्या क्लोज होगी, क्या लेवल्स पे क्लोज होगी, किस शर्तों पे क्लोज होगी, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें मैक्रो में, और सेंट्रल बैंक की बाइंग। ये सेंट्रल बैंक हमारी मम्मी बन चुके हैं। मम्मी जैसे खरीदती रहती थी ना, गोल्ड बेटा गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। आई थिंक एक मम्मी थी जो कभी भी गोल्ड के प्राइस को लेके कंटेस्ट ही नहीं करती थी, चाहे वो 20,000 का था तब सबको महंगा लगता था, वो बोलती थी गोल्ड ले लो। आज 1 लाख, 1.25 लाख का हो गया तो भी लोग वो कह रही है कि गोल्ड ले लो। आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स आई हैव सीन इन माय लाइफ, मोर देन बेटर देन एनीबॉडी एल्स। लेकिन क्यों अचानक से सेंट्रल बैंक्स का बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्ड इतना शिफ्ट हो गया? मतलब इतने टाइम से वो लोग डॉलर होल्ड करके रखते थे, डॉलर अपने रिजर्व्स में रखते थे। सेंट्रल बैंक जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट है या फिर इनफैक्ट एक छोटी छोटी कंट्री अभी हमने देखी, पोलैंड भी अपना गोल्ड रिजर्व्स बहुत ही तेजी से बढ़ा रही। तो क्या रीजन है कि अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट आ गया? चलो चाइना का समझ में आता है, ट्रेड वॉर है तो इसीलिए में भी उनको रिजर्व्स बढ़ाने, बट छोटी छोटी कंट्रियां क्यों रिजर्व्स अपने बढ़ाने लग गई है? देखिए क्या होता है ना कि रे डालियो की एक बुक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि कैसे जो बहुत एम्पायर्स बनते हैं ना, तो वो कैसे बनते हैं और बिगड़ते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी चीज मार्क करी कि हिस्ट्री में जब भी कोई एम्पायर रहा है ना, वो 80 से 100 साल रहा है, 80 से 120 साल रहा है। तो सबसे पहले डच एम्पायर था, तो बहुत स्ट्रांग था, तब सब कुछ डॉइचे मार्क में होता था, डीएम में होता था, राइट। उसके बाद ब्रिटेन आया, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में सारा काम होने लगा। और 1944 जब वो यूएस ने अपना वर्चस्व दिखाते, देख भाई हम न्यूक्लियर ड्रॉप करके तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बाद न्यूक्लियर पावर चलते और ये सब चलते यूएस का उसका फायदा हुआ। एंड ब्रेटन वुड अग्रीमेंट में फिर यूएस ने साइन किया और अब डॉलर को पैक कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद यूएस ने जो एक चीज मजेदार करी ना, उसने गुड डेट ले लिया, यानी इतना उधार ले लिया और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया, प्रोडक्शन को इंप्रूव किया और कंजम्पशन को इंप्रूव किया। तो जिस वजह से वो बहुत ताकतवर देश बन गया। फिर 1971 आया तो उन्होंने ब्रेटन वुड से अलग कर दिया अपने आप को, फिर डॉलर मतलब उन्होंने अपने मन मर्जी से छापना चालू कर दिया। उसके बाद अब वो डिक्लाइन फेज में आने लग गए, जैसे जैसे क्रैशेस आए। वो 2000 का .com बबल आया तो एक बहुत बड़ा क्रैश आया, 2008 का एक फिर बबल आया, फाइनेंशियल मार्केट्स करेक्ट हुई, उसके बाद 2020 का आया। अब मजेदार मैं आपको बात बताता हूं, आज जो $37 ट्रिलियन का डेट है यूएस पे, उसमें से फेड जो यूएस फेड है उसका 5.4 ट्रिलियन है। अब ये 5.4 ट्रिलियन को समझना बहुत जरूरी है। तो यूएस को उधार कौन देता है? एक तो आम लोग देते हैं, आम कंपनीज देती है जो यूएस में काम करते हैं, बाहर के लोग देते हैं, दूसरा है बाहर की कंट्रीज देती है। तो अगर आप टोटल डेट में देखो ना, तो करीबन 24% एक्सटर्नल है
ओके ठीक है, मतलब चाइना, जापान, ये सब ने दिया, जिसमें जापान का सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर आप नेशन के हिसाब से देखो तो 40% इंटरनली वो बोरो करते हैं, जिसमें वो लोगों से बोरो करते हैं, बॉन्ड्स इशू कर दिया, ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिया, कंपनीज ने होल्ड Correct. कर लिया। तीसरा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आगे 20%, विच इज द बैंक्स, द जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं। और जो बचा हुआ है ना वो फेड है। वो बचा हुआ क्या है पता है? वो करेंसी प्रिंटिंग है। तो जब जब यूएस को शॉर्टफॉल होता है, ये सारे विकल्प वो ढूंढता है। जब ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो वो फेड के पास जाता है और फेड छाप के देता है पैसा। तो वो $5.4 ट्रिलियन छपा हुआ पैसा है। छाप के दिया तो सामने लायबिलिटी खड़ी हो गई तो गवर्नमेंट वो की। नहीं, उन्होंने एक तो लायबिलिटी खड़ी करेगी फेड ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांजैक्शन को कुछ तो वो क्या, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो इस ट्रांजैक्शन को कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस प्यार का यही नाम है कि ये बस है खड़ा लोन करा है, बट इफेक्टिवली वो प्रिंटेड पैसा है। अब वो प्रिंटेड पैसा इकोनॉमी में गया, तो ऑब्वियसली उसने एसेट प्राइस इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया। आज आप जानते हो यूएस में सारी चीजें बहुत महंगी हैं, उसके बाद घर बहुत महंगे हो गए हैं। वहां पे आप किसी से भी बात कर लो, न्यूयॉर्क में लोग कहते हैं कि अगर आप $10,000 $15,000 से कम कमा रहे हो महीने का तो आप रह ही नहीं पाओगे अच्छे से, इतना बुरा हाल हो गया है। घर लेने जाओ तो 1 बेडरूम हॉल किचन का $4,000 का रेंट है। $1,00,000 तो चाहिए। हाँ, मतलब आपको $1,00,000 तो चाहिए। तो इफेक्टिवली जो ये सब हुआ है ना, ये वो $5.4 ट्रिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अब है ना, दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि ये यूएस डॉलर कब तक टिकेगा। फिर उसके बाद जो महामहिम आ गए है ना, ट्रम्प साहब आ गए, अब वो बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, वो वन अपमैनशिप करना चाहते हैं, मतलब वो अमेरिका ग्रेट रहेगा टाइप्स उनका रहता है। यहाँ चाइना उनसे टेक्नोलॉजिकली आगे निकल रहा है धीरे धीरे। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ना लोग कह रहे हैं यार सबसे सेफ एसेट क्या इकट्ठा कर ले। तो सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी कि सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स जोड़ लो, उससे ज्यादा तो हाउस होल्ड गोल्ड है इंडिया में। तो 25,000 टन से ज्यादा हाउस होल्ड गोल्ड पड़ा हुआ है इंडिया में। ठीक है, इंडिया की सेंट्रल बैंक ने इतना रिएक्ट नहीं किया, वी हैव आल्सो बॉट सिग्निफिकेंट गोल्ड। आज के दिन जो हमारी गोल्ड होल्डिंग है वो हिस्टोरिकली ऑब्वियसली एट इट्स हाईएस्ट लेवल्स पे है। चाइना बहुत होल्ड कर रहा है गोल्ड। वैसे गोल्ड में जो सबसे ऊपर है यूएसए, फिर सेकंड जो है वो आई थिंक जर्मनी है, और थर्ड जो है ना वो कोई कंट्री नहीं, वो ईटीएफ्स है। ओके, तो अगर आप क्वांटिटी वाइज दुनिया भर के ईटीएफ्स जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं आज के दिन गोल्ड पे। तो आप गोल्ड पिछले ऑब्वियसली इसका जो बुल रैली मिला वो इसी कारण से मिला कि इतने सारे फैक्टर्स जो प्ले कर रहे थे। तो सर एक चीज तो है कि सिंस आप हमारे साथ वीडियोस बनाते हो, कोर्सेज बनाते हो, तो मुझे तो ये प्रिविलेज मिल जाता है कि आपके साथ सवाल जवाब कर लूं। जो ये चीजें आपने बताई वो मुझे पढ़नी नहीं पड़ती, जाके आप मुझे आते हो बता देते हो, हम वीडियो बना देते हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट मेरी जैसे अपसर्च पे 3 लाख ऑडियंस है आज के टाइम पे, जो कि आपसे इंटरेक्ट करना चाहती है, आपसे सारे फंडामेंटल रीजन समझना चाहती है कि ये चीज क्यों हुई मार्केट में, क्या इसका इम्पैक्ट है, उनके पोर्टफोलियो पे क्या इम्प्लीकेशन आएगा। और जो भी कोर्सेज है हमारे पास उसमें वन वे कम्युनिकेशन है, आप उनसे बात करते हो, वो उनसे कम कर पाते हैं आपसे बात। तो क्या हम कुछ ऐसा होस्ट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए जहाँ पे वो अपने सवाल आपसे पूछ सकते हैं और एक लंबे समय के लिए आप उनके साथ बैठ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे के लिए? परफेक्ट। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम आस्क मी एनीथिंग कर सकते हैं एंड हम उसमें जो है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जितने भी लोग पूछेंगे, जितने मैं आंसर कर सका, वी विल डू मिनिमम लेट्स से 3 आवर का एएमए करते हैं। और इसमें मैं बैठ के लाइव क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा, मतलब जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे, जो मैं फटफट पिकअप कर सकता हूँ उनके जल्दी जल्दी जवाब दूंगा, सो दैट आई कैन एड्रेस मेनी पीपल। अभी हमने रेडिट के साथ भी ये किया था तो इट वेंट वेरी सक्सेसफुल, तो हम यहाँ पे भी उसको कर सकते हैं। रेडिट में फिर भी वो भी वन साइडेड ही था मेजरली, बट यहाँ तो हम वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, मतलब क्या इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग, यस, सो वी कैन डू एनीथिंग राइट फ्रॉम बजटिंग टू इंश्योरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स टू वेल्थ प्लानिंग, सबके अराउंड। अच्छा, किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में पता करना है, तो वो भी मैं अपना व्यू जो है अनबायस्ड तरीके से दे सकता हूँ। ऑलराइट, ऑसम। तो आपको सभी को इस पर्टिकुलर ऑफरिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो और संजय सर के साथ डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ के उनसे आंसर्स सीख कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर वीडियो सर, बीच में ईटीएफ्स में भी ऐसा हुआ था कि काफी लमसम इन्वेस्टमेंट्स, नॉट गोल्ड में बट सिल्वर में, इंडिया में बंद हो गए थे। तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स क्यों बंद हुए थे अचानक से? एज अ रिटेलर अगर मुझे सिल्वर में बुलिशनेस दिख रही थी तो मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा था? सी, आपको समझना होगा ईटीएफ करता क्या है। ईटीएफ चांदी खरीद लेता है पीछे पीछे। हाँ, आप नहीं खरीद रहे, आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो आपके बिहाफ पे चांदी खरीद रहा है। अब मैं कुणाल को बोलूं, मैं कुणाल भाई ये 2 लाख रुपए पकड़ो, मेरे लिए चांदी ले आओ। कुणाल भाई घूम रहे मार्केट में, उनको चांदी नहीं मिल रही, तो चांदी नहीं मिलती तो वापस ही मिलेंगे ना। तो अच्छा, अब आप समझिए म्यूचुअल फंड क्या करते हैं। म्यूचुअल फंड जो गोल्ड और सिल्वर के होते हैं वो ईटीएफ खरीदते हैं। तो ये ईटीएफ को चांदी खरीदनी थी, म्यूचुअल फंड को ईटीएफ खरीदना था। ईटीएफ के पास चांदी खरीदने के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड पैसे दे ही नहीं सकता, उसको फायदा ही नहीं है, इसीलिए फॉर द मोमेंट होल्ड कर देते। 14% के प्रीमियम पे सारे ईटीएफ चल रहे थे उस टाइम सिल्वर को, जब दिवाली के 2 दिन पीछे तक। अचानक से फिर सिल्वर क्रैश हुआ
और वो मीन रिवर्जन हो गया, अपने प्राइस के आसपास आ गया, और उसका फिर लोगों ने फायदा भी उठाया। फिर कुछ लोगों को लगा कि अरे बाप रे चांदी गिर गई, ऐसा कुछ गिरा नहीं था। और सर सिंस हम चांदी का डिस्कशन करने लग गए हैं, गोल्ड का तो समझ में आया, चलो सेफ हेवन है, अनसर्टेनिटी तो बहुत सारे बैंक्स आ गए, सबने उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। सिल्वर में इतना तेजी से प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ? डिमांड सप्लाई मिसमैच है, उसकी सप्लाई लाना बहुत मुश्किल है। चांदी की ना डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती, चांदी मेटल से ज्यादा इंप्योरिटी है। ठीक है, तो आप जब हम कहते हैं ना कि 22 कैरेट गोल्ड, तो जो बचा हुआ 2 कैरेट है ना, उसमें मेजरली चांदी होता है, जो इंप्योरिटी होती है। तो इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट माइनिंग। तो बाय प्रोडक्ट माइनिंग में क्या होता है कि चीज कुछ और निकल रही है, चांदी उसके साथ साथ निकल रही है। हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी इंडिया में, नो रिकमेंडेशन है, एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी सबसे ज्यादा बाय प्रोडक्ट माइनिंग होती है चांदी की, क्योंकि वो जिंक, हाँ वो बेच देता है ऑब्वियसली। तो उसके पास जब वो जिंक निकालता है तो उसको बाय प्रोडक्ट में चांदी मिलती है। अब अगर 100 टन दुनिया में चांदी निकलती है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 75 टन बाय प्रोडक्ट माइनिंग से। तो यानी कि डायरेक्ट माइनिंग उसकी बहुत कम है, तो सिर्फ 25, और उस 25% में भी पूरी डायरेक्ट माइनिंग नहीं है, ओल्ड सिल्वर भी है, ओल्ड सिल्वर का रोटेशन भी है। तो इफेक्टिवली सप्लाई का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, डिमांड मैसिवली फ्यूल हो रही है बिकॉज आपके सोलर पैनल्स में लगता है 65 to 70% यूजेज जो है वो प्योरली न्यू एज इंडस्ट्रीज है, सारी उस पे चल रही हैं। ईवीज हो गए, बैटरीज हो गई, उसके बाद आपका सोलर पैनल्स हो गए, एआई के चिपसेट्स हो गए, तो ये सारों को चाहिए, और आपको पता है इनकी डिमांड किस स्पीड से बढ़ रही है। तो एक प्रोजेक्शन आई थी, उसमें काफी मैसिव गैप दिखा है कि 2025 में जो चांदी निकली है वर्सेस जो चांदी यूज हुई है, उसमें काफी बड़ा गैप है, और उस वजह से प्राइसिंग। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से 6 महीने में सारी चीजें स्टेबल हो जाती है, सारी कंट्रीज के बीच में रिलेशंस कॉर्डियल हो जाते हैं, ट्रेड रिलेशंस वापस नॉर्मल पे सेट हो जाते हैं, तो गोल्ड स्टेबल हो जाएगा लेकिन चांदी बढ़ सकती है। देखिए चांदी मेरे को ऐसा लगता है कि चांदी ओवर 10 years कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स। चांदी की मैंने एसआईपी का डेटा निकाला था, तो पिछले 10 साल में चांदी का एसआईपी ने 20% का आईआरआर दिया है। ठीक है, एंड बल्क ऑफ दैट आईआरआर इज बिकॉज ऑफ व्हाट लास्ट 6 months हैव बीन। अगर वो भी ना होता तब भी मैंने चेक किया, और अगर फ्लैट प्राइसिंग भी होती तो भी 14% के आसपास का आईआरआर दिया है, और 14% का आईआरआर इज नॉट वेरी बैड आईआरआर। और सब जानते हैं चांदी कितनी वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो अगर आप चांदी में डैबल करना भी चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि मतलब आपका व्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना पोर्शन मैं इसमें गोल्ड में डालूं मेरे पोर्टफोलियो का, कितना चांदी में डालूं, या फिर नहीं लेना चाहिए एट ऑल? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा कि फोमो में आ जाते हैं लोग, फिर अचानक से फिर उनको लगता है यार मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते रहिए। मतलब आई थिंक सिल्वर बिकॉज इट्स वेरी वॉलेटाइल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। आइडियली 5 रहेगा और भी अच्छा है। तो चांदी को आप 5 से 10% के बीच में रखिए। गोल्ड को अगर आप चाहते हैं तो 15 से 20% भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर होराइजन। अगर आपका होराइजन छोटा है तो आप गोल्ड को भर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड आपको एक गद्दे का सामान जो है वो प्रोटेक्शन दे देता है। बट अगर आपका होराइजन 20, 25, 30 साल का है तो मुझे लगता है कि गोल्ड को कम कर देना चाहिए। फिर इक्विटीज जनरली ओवर दोज लॉन्ग होराइजन्स आपको बेटर रिटर्न्स दे देती हैं। चांदी सोना खरीदने का सर बेस्ट वे क्या है? देयर आर 3 ऑप्शन जो मैं आज देख पाता हूँ, कि ईटीएफ है, एक म्यूचुअल फंड है और एक फिजिकल है। गोल्ड में डिजिटल गोल्ड करके भी एक ऑप्शन आता है, एसजीबी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंडिया में जा रहा है। तो ये 3 से 4 ऑप्शन है। तो बेस्ट तरीका क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जितना एक्चुअल में सोना बढ़ रहा है उतना उतना यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो जाए, एंड एट द वेरी सेम टाइम टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाए। अभी क्या हुआ, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था तो उन्होंने बोला कि सर मैंने ना गोल्ड खरीद लिया, अब मेरा मन कर रहा है बेचने का, मैं बेच नहीं सकता। मतलब क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो बोला सर मैंने गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले लिया था, एक 6-7 महीने पहले लिया, और अब गोल्ड भाग गया है, मेरा मन बहुत कर रहा है बेचने को, मेरी शादी आने वाली है, बट मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो हायर ब्रैकेट में अच्छी सैलरी वैलरी है उनकी, तो अच्छे ब्रैकेट में आते 35% टाइप्स पे। तो अब इशू क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड बेचने जाते हो गोल्ड का और सिल्वर का, तो इन दैट केस वो म्यूचुअल फंड अप टू 2 years वो शॉर्ट टर्म कैप गेन्स में नहीं आता, वो सीधा आपकी इनकम में माना जाता है। तो अगर उसने समझे 10 लाख के खरीदे थे और आज उनकी वैल्यू 15 लाख हो गई, तो वो 5 लाख रुपए स्ट्रेट उनकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, विच विल बी टैक्स्ड एट 35%, जो भी वो स्लैब में आ रहा है। पर अगर यही उन्होंने ये गलती ना करके ईटीएफ लिया होता तो पूरा 5 लाख का बेनिफिट उनको मिलता, शायद ज्यादा मिलता। उसका भी रीजन बताता हूं। जैसे हमने बात की ना कि ईटीएफ सोना खरीदेगा या चांदी खरीदेगा, म्यूचुअल फंड ईटीएफ खरीदेगा, तो ईटीएफ भी अपनी फीस लेता है 20, 30, 40 पैसा, उसके ऊपर म्यूचुअल फंड भी 20, 30, 40 पैसा और ले लेता है। तो और डबल, तो आपको तो वैसे डबल फटका है, तो आपका डबल नुकसान है। एक तो टैक्सेशन वाइज नुकसान हो गया आपको, अगर आपको अर्ली एग्जिट लेना है, और एक्सपेंस रेशियो वाइज आपको एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो यही अगर उसने ईटीएफ लिया होता तो 5 की जगह हो सकता है 5,10,000 रुपए बन जाते मोटा मोटी, और वो आज 20% जो एसटीसीजी क्या आता है नॉर्मल ईटीएफ का एसटीसीजी जो आपका स्टॉक पे लगता है, स्टॉक और म्यूचुअल 12.5 और 20 12.5 और 20 और टाइम होराइजन
वही 1 साल 2 साल, 1 साल प्लस, 1 साल और 1 साल ओह प्लस। इज इट? Yes. ओह ये तो बहुत ही करेक्ट तरीका है। तो भाई आप भी ऐसे दोस्तों को बता देना, भेज देना ये वीडियो, ठीक है? नहीं तो वो भी ऐसे गलती कर देंगे। फिजिकल से तो बेटर ही एटीएफ फिजिकल देखिए हमारा काम ही नहीं है फिजिकल करना। फिजिकल किसका काम होता है? जिसका बिजनेस होता है। राइट। आपको अगर ज्वेलरी लेनी है तो प्लीज उसको कंजम्पशन के एंगल से लो। अगर आपको ज्वेलरी लेने है और उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलना है, आपको बोलना है सर मैं तो ज्वेलरी ले रहा हूं पर मैं इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप ऐसी ज्वेलरी लो जो मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोने की चेन हो गई, सिंपल कड़ा हो गया। अब अगर आप उसमें स्टोन्स घुसा दोगे या उसमें कोई बहुत ही टेम्पल ज्वेलरी ले लोगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस 15-20% हो जाएगी। पर अगर आप एक सोने की चेन लोगे सिंपल सी, तो हो सकता है उसमें वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस मिला के 4 से 6% हो, तो वो उसमें आपने कम लॉस किया, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी बन गई और एक वो भी बन गया, एक्सेसरी भी बन गई। बट सीधा गिन्नी लेना जिसे हम कहते हैं, या फिर बार लेना या बुलियन लेना, आई डोंट थिंक सो दैट इज वेरी वेरी लॉजिकल फॉर अस। जो लोग कैश में इनकम जिनका करते काम हैं, है, हाँ वो देखो, वो तो हमारा मतलब हमें पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली, तो फॉर देम इट माइट बी अ Yes. डिफरेंट केस स्टोरी ऑल टुगेदर। और बिजनेसमैन जो मतलब जिनका बिजनेस है सोने का, Right. तो वोट कर लेते हैं। इनफैक्ट आई थिंक आपका एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट भी था किसी के साथ जिसपे Yes. आपने गोल्ड के बारे में एंड टू एंड डिस्कशन किया था। वो मैं कहीं से कहीं ड्राइव कर रहा था तो मैंने 1 घंटा बैठकर आराम से सुना भी था। आई थिंक वंडरफुल पॉडकास्ट। हाँ, तो अगर it was a किसी good podcast. गोल्ड में ज्वेलरी बना रहे, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आई थिंक उससे अच्छा नीचे की जो निटी-ग्रिटी समझने का बात है वो और कहीं पे मैंने इससे बेटर नहीं समझी थी। थैंक यू सो मच, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल ऐड देंगे, कर आप देंगे जाके check कर लेना। डेफिनेटली। सो आई थिंक सो दिस इज अ वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने दी है, और इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी गलती ये नहीं करेंगे कि गोल्ड को हम म्यूचुअल फंड में खरीद ले या फिजिकल फॉर्म में खरीद ले। वी विल ट्राई कि मैक्सिमम वो ईटीएफ इन्वेस्टिंग के तौर पे ही हो, और हमारी ऑडियंस भी आई थिंक ये चीज सीख कर सकती है कि आप जो भी SIPs प्लान कर रहे हो सिल्वर या गोल्ड में, या फिर आप लमसम प्लान कर रहे हो जो एलोकेशन के परसेंटेज सर ने बताया गिवन द टाइम होराइजन, वो आप ETF के माध्यम से लो। और सर एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप, अगर इसमें मुझे SIP करनी हो तो SIP करने का भी सही समय है अभी स्टार्ट करूं तो? देखिए SIP करने का तो सही समय हमेशा ही होता है भाई। आज 10 साल पहले भी बहुत अच्छा टाइम था। वो कहते हैं ना, व्हाट वाज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री 20 इयर्स बैक, सेकंड बेस्ट टाइम टुडे। तो अब 20 साल पीछे तो आप जाके कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? ऐसा मौका तो आपको दिया नहीं भगवान ने, तो आप जो मौका दिया उसको आज यूज कर लो। बस एक ही चीज कहूंगा कि गोल प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। आप सिल्वर जैसा एसेट क्लास लेके अगर ये सोचते हो कि मैं 2 साल में उसकी SIP करके डबल कर लूंगा या 1.5 गुना कर लूंगा, दैट इज वेरी रिस्की, ठीक है? मैं ऐसे काफी लोगों को मिलता हूं जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने एलोकेशन को धीरे धीरे करके अब 60-70% सिल्वर की तरफ कर दिया, और पैसा उनको कब चाहिए? 2 साल बाद चाहिए, बच्चे की फीस भरनी है My God. या डॉटर की शादी करनी है। तो मैं बोलता हूं भाई ये एसेट ही नहीं है 2 साल वाला। जिस दिन क्रैश कर गया सिल्वर, हमने देखा है कि ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो प्राइस पॉइंट है ये तो 45 साल पुराना प्राइस पॉइंट है डॉलर टर्म्स में। आपने जो एक्चुअली सिल्वर ने बेनिफिट लिया है वो तो रुपी का लिया है। 1980 में $1 ₹6.61 था, 6.61 था। टुडे दैट इज 89 रुपीज। तो जो करीबन 14 से 15 गुना का आपको बेनिफिट मिला है वो सिल्वर का थोड़ी मिला है, वो तो डॉलर का मिला है। एक्चुअली आपने डॉलर खरीद लिया था उस टाइम इंस्टेड ऑफ बाइंग सिल्वर। आई थिंक 1980 के आसपास कुछ $50 था, 2011 में भी $50 था, आज भी $50 ही आया है, ठीक है? अब ऑब्वियसली थोड़ा फंडामेंटली बैक हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई। पहली बार 1980s में तो रिग्ड था हंट ब्रदर्स के माध्यम से। 2011 आते आते डिमांड बढ़ी, फिर ग्लोबल नहीं सपोर्ट कर पाया, तभी ईवी बैटरीज इस पे इतनी चर्चा नहीं थी। और अब पहली बार फंडामेंटली कुछ ऐसा हो रहा है जो सिल्वर को पिकअप कर सकता है, पर गारंटी कुछ नहीं है भाई किसी चीज की। और सर इन जनरल कोई ETF आप रेकमेंड करो जिसमें आपको लिक्विडिटी, फोकस ऑन लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो एंड फोकस ऑन एटलीस्ट 500 to 1000 crore, आइडियली 1000 crore ओके, आइडियली। अदरवाइज बाकी फिर सबसे अदरवाइज ओके, फिर इतना बहुत ज्यादा, क्योंकि कमोडिटी है ये। हाँ बहुत ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकोगे इसमें। इसमें बस आप देख लो कि आपका वॉल्यूम ठीक हो, आपका मार्केट कैप उसका 1000 करोड़ से AUM 1000 करोड़ से ज्यादा हो, और एक एक्सपेंस रेशियो में लोएस्ट फीचर करता हो। परफेक्ट सर, आई थिंक सभी लोगों को सिल्वर गोल्ड के बारे में जितना जानना चाहिए था वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर इस शॉर्ट लर्निंग वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली जान गए होंगे। एंड आई एम होपिंग कि गलत डिसीजन ना ले अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग राइट डिसीजंस। ट्रू, सो थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और इतने अच्छे वीडियोस हमारे साथ बनाते हैं। थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच। एंड जरूर AMA में मिलते हैं, फटाफट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।